आज ये तुम्हारा आखिरी टॉपिक चालू हो रहा है। ठीक है ना। ये 2 क्लासेस या 3 क्लासेस तक चलेगा। मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा चलने वाला नहीं है। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम लोगों को समझ में आ रहा है। आज का मेरा टारगेट है 40 स्लाइड तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ढंग से देख लेना। सबसे पहले मुझे कोई बताएगा ग्रेविटी टाइम होता है क्या है, माइक ऑन करके। व्हाट डू यू मीन बाय एन ग्रेविटी डैम? माइक या मैसेज जो भी लिख सकते हो लिख लो। ग्रेविटी डैम होता क्या है? क्या होता है ना, काफी बार माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो तो दो लाइन में 1 मिनट हाथ हाथ बोल दिया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दो ग्रेविटी डैम होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एन ग्रेविटी डैम? देखो, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फोकस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, मोड्स ऑफ फेलियर, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेफ्टी क्राइटेरिया, मेथड ऑफ डिजाइन, स्ट्रेस एनालिसिस, stress contour, galleries, and instrumental joints, key, water, seals, temperature control in concrete dams, and foundation treatments। ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। देखो अब बताता हूँ ग्रेविटी डैम क्या होता है। A gravity dam has been defined as a structure which is designed in such a way that its own weight resists the external forces. This type of structure is mostly durable and solid and requires very less maintenance. Such dams are constructed of masonry or concrete. However, concrete gravity dams are performed these days and mostly constructed। अब एक चीज बताता हूँ कि देखो एम्बैंकमेंट डैम क्या होती है। एम्बैंकमेंट डैम की उम्र बहुत कम होती है। और ग्रेविटी डैम में तुम लोग देख लो, भाखड़ा नाकल डैम है वो ग्रेविटी डैम, वो कितने सालों से चल रहा है। उसकी बहुत कम मेंटेनेंस है और वो अभी भी पानी सप्लाई आराम से कर रहा है। तो ये चीजें इजीली अवेलेबल, मतलब क्या बोलते हैं, ये वाली चीज ज्यादा ड्यूरेबल होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा ग्रेविटी डैम। देखो ग्रेविटी डैम ये हो गया, यहाँ पर सब जगह गेट्स है और ये गेट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बीच में एक गैलरी होती है। गैलरी क्या होती है, उसके इंस्पेक्शन के लिए होती है। जो अपन बीच में मशीन्स होती है उनको सबको मिनिमाइज करने के लिए काम आती है। अब देखो, हाइड्रोलिक फॉल क्या होता है ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हाइड्रोलिक फॉल या हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, देखो यहाँ से जब पानी गिरता है नीचे की तरफ, जो वापस यहाँ पर ऊपर की तरफ उछल के नीचे जाता है पानी डाउन स्ट्रीम में, उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप के लिए अपन एक नीचे एप्रन डिजाइन करते हैं कि वो अगर पानी गिरे तो उस तरह से गिरे कि उसके नीचे वाले फ्लोर को नुकसान ना पहुंचे। तो इसीलिए यहाँ पर एक एप्रन डिजाइन होता है। एप्रन इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है कि वो हाइड्रोलिक जंप का प्रेशर झेल सके। The line of the upstream face or the line of the crown of the dam, in if the upstream face is sloping, is taken as the reference line for layout purpose, etc., and is known as the baseline of the dam or the axis of the dam. When suitable conditions are available, such dams can be constructed up to a great height। ठीक है। ये होता है, देखो टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। देखो ये स्लूसवे, ये गैलरी होती है यहाँ पर एक, ये हील होता है, ये टो होता है, ये स्पिलवे हो गया इनसाइड द डैम। स्पिलवे देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर एक गेट होगा जो पानी यहाँ से थी जैसे सप्लाई करवा देगा, ठीक है। ये मैक्सिमम वाटर लेवल हो गया और ये नॉर्मल वाटर लेवल हो गया। ये होता है फ्री वाटर, ये होता है फ्री बोर्ड। मैक्सिमम वाटर लेवल पे पहुंचने पे डेंजरस जोन होता है, गेट खोलने पड़ते हैं और गेट के थ्रू पानी आ जाता है बाहर। आ गया समझ में। और ये होता है ये वाला इसका फ्री बोर्ड, इतना छोड़ना ही पड़ता है अपन को। ये देखो मैक्सिमम वाटर लेवल, ये हो गई ड्रेनेज गैलरी, स्लेटिंग फेस, वर्टिकल फेस, हील, टो,
ये देख लो, एक तरह से इसका डायग्राम बताया गया है। ये होता है तुम्हारा ग्रेविटी डैम का डायग्राम। ये इसका स्लोप भी दिया गया है 2 और 3 में। ठीक है। हम्म। देखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं। वाटर प्रेशर लगेगा, अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स लगेगा, सिल्ड प्रेशर लगेगा, वेव प्रेशर लगेगा, आइस प्रेशर लगेगा। आइस प्रेशर हर जगह नहीं लगता, याद रखना। आइस प्रेशर उसी कंडीशन में लगता है जहां पर स्नो गिरती है। पर आइस प्रेशर कैलकुलेट अपन कर लेते हैं एक तरह से रेयर कंडीशंस में। द स्टेबिलिटी ऑफ फोर्स इज द वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ। मतलब इसकी स्टेबिलिटी वेट और सेल्फ वेट भी काउंट होगा। ये देखो, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। एक बार ढंग से इस सारे फोर्सेस को देख लो। जब देख लो तो यस बोल देना, आगे मूव ऑन हो जाऊंगा। फिर आगे अपन मूव ऑन करते हैं। वाटर प्रेशर P is the most major external force acting on such a dam. The horizontal water pressure extended by the weight of the water stored on the upstream side of the dam can be estimated from the rule of hydrostatic pressure distribution, which is triangular in shape. ठीक है ना। ट्राइंगुलर शेप में इसका वाटर प्रेशर कैलकुलेट होता है। व्हेन द अपस्ट्रीम फेस इज वर्टिकल, द इंटेंसिटी इज जीरो at the water surface and equal to rho into equal to gamma h at the base, where gamma w is the unit weight of the water and h is the depth of water. The resultant force due to its external water P is equals to half gamma h square acting at h by 3 फ्रॉम द बेस। h बाई 3 क्यों लिया? क्योंकि वो सेंट्रोइड होता है। ठीक है ना। ये देख लो, ये ऐसे वाटर प्रेशर एक्ट करेगा इस पे। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, बहुत इजीली, ढंग से। जो समझ में नहीं आया मुझे वही रोक देना। और मैसेज करके नहीं, बोल के रोकोगे। इसमें मैसेज आजकल ये चेंज हो गया, तो मैसेज एकदम से दिखता नहीं है मुझे। वाटर प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा है ये देख लो। सेंट्रोइड पे करता है, ये बेर बता देता हूँ। ठीक है। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में ये देखो, वाटर प्रेशर ये यहाँ पर कैसे लिया गया है। अब देखो, when the upstream face is partially vertical and partially inclined, the result water force can be resolved into horizontal component pH and vertical component PV. The horizontal component pH is equals to half gamma h square act at h by 3 from the base, and vertical component PV is equal to weight of the water stored in the column A, B, C, A and act at a CG of the area. Similarly, if there is tail water on the downstream side, it will have horizontal and vertical component. ये देखो ऐसे। सब कुछ ढंग से, हर एक फोर्स एक्ट होना मैंने डायरेक्ट स्लाइड में आराम से समझाया है। ये डीपली समझाया है। इसके अंदर जितना नोट्स में नहीं हो, उससे ज्यादा इसके स्लाइड्स के अंदर है। तो ढंग से ये चीजें पढ़ लेना आराम से। नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लेना इसके अंदर के कैसे ये चीजें हुई है। पीपीटी के देख लेना, ठीक है ना। चीजें समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितने भी फोर्सेस लगते हैं एज इट इज क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, फिक्स क्वेश्चन है। आता ही आता है, मतलब ये जो फिक्स क्वेश्चन जो एग्जामिनर के पसंद का क्वेश्चन होता है ग्रेविटी डैम में से अगर आता है तो ये वाला फिक्स क्वेश्चन में से है। ठीक है ना।
अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है? जो सॉइल की तरफ से जनरेट होता है उसे अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं। वाटर सिपिंग थ्रू द पोर्स, क्रेक्स एंड fissures of the foundation material, and water seeping through dam body and then to the bottom through the joint between the body of the dam. It is second major external force and must be accounted for its all calculations. Such an uplift force virtually reduces the downward weight of the body of the dam, and hence so and hence act against the dam's stability. ये देखो ऐसे लगता है अपलिफ्ट प्रेशर, नहीं है देखो नीचे की साइड से। ये देखो, ये है अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। और जब ड्रेनेज गैलरी गिवन हो, जब ऐसे एक्ट करेगा याद रखो, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कट गया है, ये याद रखना, एकदम से डाउन आ गया। ठीक है, फुल रिजर्वर लेवल, इस पे वाटर प्रेशर कैसे लगेगा ये देखो, ड्रेनेज गैलरी के हिसाब से कैसा लगेगा। थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो उसको, ठीक है। The amount of uplift is a matter of research, and the pressure recommended, the uplift pressure intensity at the heel and toe should be taken equal to their respective hydrostatic pressure and joined by the straight line in between. When drainage galleries are provided to relieve the uplift, recommended uplift at the face of the gallery is equal to the hydrostatic pressure at the toe plus a 1 by third of the difference of the hydrostatic pressure at the heel and toe। ये कितना होगा देखो, गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश ब्रैकेट और होल ब्रैकेट लगा देना, ठीक है ना। इट इज आल्सो एज्यूम्ड दैट द अपलिफ्ट प्रेशर आर नॉट अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक फोर्सेस। फिर देखो अर्थक्वेक फोर्सेस क्या होता है। इफ द डैम इज टू बी डिजाइन इज टू बी लोकेटेड इन अ रीजन व्हिच इज susceptible to earthquake, allowance must be made for the stresses generated by the earthquake. An earthquake produces waves which are capable of shaking the earth upon which the dam is resisting a, in every possible direction। मतलब चारों डायरेक्शन में से कहीं से भी अर्थक्वेक आया ना, तो वो उसे रजिस्ट कर सके, ऐसा अपन को अर्थक्वेक फोर्सेस के हिसाब से अर्थ एम्बैंकमेंट नहीं, अर्थ क्या ग्रेविटी डैम डिजाइन करना पड़ेगा। The effect of an earthquake is therefore equivalent to impairing and accelerating through the foundation of the dam in the direction in which the wave is traveling at the moment. Earthquake wave may has to be resolved in a vertical and horizontal component, hence two acceleration, that is one horizontal acceleration and one vertical acceleration, are induced by an earthquake. The value of these acceleration are generally expressed as the percentage of the acceleration due to gravity, that is alpha dash is equals to 0.1 gram or 0.2 gram, etc. On the average, a value of alpha equals to 0.1 to 0.15 G is generally sufficient for the high dam in seismic earthquake. These forces may be neglected in extreme seismic region. In conservation design, in conservation design, generally sufficient of a high dam in seismic zone. In area of no earthquake or very less earthquake, these forces may be neglected in extreme seismic region, and in conservation design, even up to 0.3 G may sometimes be adopted. However, for an area not subjected to the extreme earthquake, alpha H dash is equals to 0.1 G and alpha dash V
is equals to 0.05 G may be neglected in extreme seismic region and in conservation design. Even a value of 0.3 gram may be sometimes be adopted. Vertical effect of vertical acceleration alpha v dash is equals to a vertical acceleration may either downward or upward. When it it is acting in the upward direction, then the foundation of the dam will be lifted upward and become close to the body of the dam, and thus affect weight of the dam with increase, and hence the stresses develop will increases. When the vertical When the vertical acceleration is acting downwards, the foundation shall try to move downward away, and hence in the worst for the design. Such acceleration will therefore extend an inertial force given by W by G. Force is equals to mass into acceleration होता है, where W is the total weight of the dam. Therefore, the net effective weight of the dam is equals to W minus W by G minus alpha V dash. If alpha is equal to kVg, where kV is the fraction of the gravity adopted by the vertical acceleration such as 0.1 or 0.2 etc. Then the net effective weight of the dam W minus W upon G kVg is equals to W into 1 minus kV. In other words, vertical acceleration reduces the unit weight of the dam material and that of the water to 1 minus kV times the original unit weight. Effect of horizontal acceleration. Horizontal acceleration may cause the following two forces: horizontal hydrodynamic pressure, horizontal inertial forces. Hydrodynamic pressure, horizontal acceleration acting toward the reservoir causes the momentary increase in the water pressure as the foundation and the dam accelerate toward the reservoir, and the water resists the movement owing to its inertia. The external pressure owing to its inertia, the extra pressure extended by this process is known as hydrodynamic pressure. According to the amount of von Karman, the amount of its hydrodynamic force which is given by वॉन कारमन कहाँ पढ़ी थी तुम लोगों ने? HHM में पढ़ी है, HE में पढ़ी भी है, याद रखना, ठीक है ना? वॉन कारमन इक्वेशन। ये देखो, ये वाला इस तरह से अपने पास हाइड्रो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, ठीक है? तो देखो P इज इक्वल टू 0.555 kh gamma W into H square, and it acts at the height of 4h upon 3 pi above the base, where kh is the fraction of the gravity adopted by the horizontal acceleration such as 0.1, 0.2 etc. Gamma W is equals to unit weight of water. Momentum of this force above base is equals to me is equals to P is equals to 4 h upon 3 pi is equals to 0.424 PEH, ठीक है ना? Jangler formula for hydrodynamic force: P is equals to 0.726 PeL2H, where P is equals to 0.726 centimeter kh into gamma W into H square, where cm is centimeter क्या होगा? Cm, where cm is equals to maximum value of pressure coefficient for a given constant slope 0.735 theta upon 90 degree. ये देखो,
स्लोप 90 डिग्री और अपन ने डिजाइन स्लोप निकाला, मतलब स्लोप निकल नेगलेक्ट कर दो एक बार और अपन ने स्लोप निकाला है ग्रेविटी टाइम में, ठीक है ना, दो तरह से ग्रेविटी टाइम। kh is equals to fraction of gravity time adopted by the horizontal acceleration. Alpha h is equals to kh into g. Uh, Gamma w is equals to unit weight of water. The moment of this force above base is given as m is equals to 0.299 p h square or m is equals to 0.412 p h. सिल्ट प्रेशर क्या होता है, देखो इट हैज बीन एक्सप्रेस अंडर द रिजर्वर सेगमेंट द सिल्ट गेट्स। देखो एक चीज बताता हूँ, सिल्ट यहाँ पर जमा हो जाती है जो नीचे की साइड, जो क्या बोलते हैं बॉटम की साइड होता है ना, या देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर सिल्ट जमा हो जाती है, उसका जो प्रेशर लगता है वो लगता है, ठीक है ना। और ये देखो ये वाला एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, ये तो लोगों ने अभी इसके अंदर सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है। ये होता है दोबारा सिल्ट प्रेशर, एकदम से नीचे की साइड बहुत जोरदार प्रेशर लग रहा है। If the upstream face is inclined, the vertical width of the silt supported on the slope also act as a vertical force. In the absence of any reliable data for the type of silt is going to deposit, hence the total horizontal force will be 3.6 h square minus 1.8 h square k kilonewton per run, ऐसा होगा। फिर वेव प्रेशर क्या होगा, ऊपर की साइड जो लगेगा, ठीक है ना, उसे वेव प्रेशर बोलोगे, किससे होगा, 0.032 अंडर रूट वी एफ प्लस 0.736 माइनस 0.271 एफ, 3/4 ऑफ एफ इज लेस देन 32 किलोमीटर। देखो ये एफ हो गया फ्रेश ऑफ स्ट्रेंथ लेंथ, ठीक है ना। हैंड द टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से वेव प्रेशर लगेगा। देखो आइस प्रेशर कैसा लगेगा, ये देखो ये इस तरह से वेरी करता है तो अपन इतना ही अलाउंस मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर वेट ऑफ डैम कैसे लगेगा, इसमें डायग्राम से देखो एक वेट ऑफ डैम लगेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना इसका। ये ऐसे डिवाइड होता है तीन भागों पर, ये W1 W2 W3 के रूप में लगता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसके हिसाब से अपना वेट ऑफ डैम लगेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस फॉर डिजाइन व्हेन रिजर्वर इज फुल और व्हेन रिजर्वर इज एम्प्टी। केस फर्स्ट, आज अपन केस फर्स्ट पढ़ेंगे, केस सेकंड अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिजर्वर इज फुल, रिजर्वर इज फुल होगा तो एक्सटर्नल वाटर प्रेशर लगेगा, अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, अर्थक्वेक फोर्सेज इन सीरियस सिस्मिक जोन्स लगेगा, सेल्फ प्रेशर, आइस प्रेशर, वेव प्रेशर का कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये देखो नॉर्मल कॉम्बिनेशन लोड, इसके अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने अलग अलग लिखाया हुआ है, और एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन लोड भी लगाया हुआ है। जल्दी से इसको पढ़ लो, केवल कॉम्बिनेशन से, जैसे तुम लोगों ने आरसीसी के अंदर पढ़ा है। ये आज का आखिरी टॉपिक है, बस यहाँ तक खत्म है, फिर कल अपन केस सेकंड से चालू करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे आज, नहीं तो फिर क्लास ओवर करता है। डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास ओवर करता है, ठीक है।
एक मिनट रुकना, अटेंडेंस लोड हो रही, ठीक है ना। ध्रुव प्रेजेंट। अरे रुक जा, तेरा नाम आ जाएगा। जब मैं नाम ले जब भी बोलना, ठीक है। सर निष्ठा भारद्वाज प्रेजेंट। अरे मैं लगा दूंगा, शांत हो जाओ। अभी नाम ऊपर नीचे हुए हुए इसलिए कह रहा हूँ, शांत हो जाओ। रवि कुमार जहांगीर, डिम्पल राठौर, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, दयाल, कुलदीप गहलोत, अभिषेक सिंह राजपुरोहित, सरदार अली भट्टी, अली भट्टी, सचिन प्रजापति, कुशल अग्रवाल, कुशल अग्रवाल, आयुषी माथुर, सोहेल खान, तनुष शर्मा, निरंजन शेरवे, गर्वित परियार,
अरुण, अली हैदर, दीपेंद्र, आदित्य सुथार, ध्रुव, दिवांग लगाओ सर। तेजेंद्र, लोकेश समरिया, देवांग दवे, निष्ठा, लो अब मैं एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूं, सुन लेना। आकाश, आकाश, अभिषेक मेहरा, अनिरुद्ध व्यास, अंकुर पुरोहित, चिराग सेन गुप्ता, दीक्षिता शर्मा, दिव्यांश माथुर, दिव्यांशु भाटी, देवेश जोशी, हर्षित सोनी, जुनेद, केशव व्यास, लोकेश खिची, मयंक भाटी, मुकुंद व्यास, पारस सारण, वरुण शर्मा, विपुल वर्मा, विशाल रणकावत और विजय लक्ष्मी। सर विपुल के वहाँ नेट की प्रॉब्लम होती है सर जम्मू में। हाँ तो विपुल वर्मा लगा देता हूँ, ठीक है। विशाल विशाल रणकावत और विजय लक्ष्मी, ठीक है। लीव होना चाहो लीव हो जाओ।